इसके पीछे का मुख्य कारण है कि सोशल नॉर्म्स को तोड़ना, पारंपरिक विचारों की बंधनों की बेड़ियों को हम तोड़ रहे हैं, सोशल नॉर्म्स को हम तोड़ रहे हैं, हम कुछ रिवॉल्यूशन ला रहे हैं अलग। हाँ, ये उसके पीछे का मुख्य थॉट प्रोसेस होती है उसके पीछे की। ये इंडस्ट्री जो भी इनके आप इनकी मॉडलिंग देख लीजिए, फैशन शोज देख लीजिए, या सेमी न्यूड फोटोशूट्स वगैरह होते रहते हैं। उसके बाद वो पिता जो अपनी उसकी बेटी गर्भवती है, पेट में बच्चा है, उस अपनी बेटी को वो विष दे देता है, जहर दे देता है, और उसको वो देखता है उसकी बेटी तड़प रही है उसके सामने और वो छटपटा रही है, और वो पिता देख रहा है। फिर अगली स्टेप ये आती है कि भाई फिर मुझे पैसे कमाने के लिए अगर अपने शरीर को भी बेचना पड़े, या किसी अश्लील फिल्म में काम करना पड़े, या धीरे धीरे पॉर्न इंडस्ट्री हो, या भारत में तो अभी इतना ऑफिशियली लीगली नहीं हो पा रहा, तो कई सारे बी ग्रेड ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहां पर खुले आम ये वल्गर कंटेंट बन रहा है, खुले आम। या फिर इसकी और अगली स्टेज अगर आप जाएंगे इस मानसिकता की, तो उसमें ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स भी है। 1-2 वर्षों तक मैं इसमें काम करूंगी, अच्छे खासे पैसे कमा लूंगी और लाइफ सेटल हो जाएगी मेरी। दूसरे कौन होते हैं मुझे जज करने वाले? मुझे खुशी मिल रही है ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पर मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि ये इकोसिस्टम इस बात का भी मजा, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि पारंपरिक वेशभूषा में कैसे है। हाँ, मतलब उनके अनुसार आराध्या को भी बाकी स्टार किड्स की तरह ही हो जाना चाहिए। ऐश्वर्या बच्चन अपनी बेटी का हाथ क्यों पकड़ कर रखती हर इवेंट में? ये इस ऐसे कुछ फेसबुक पेजेस पर वगैरह मैंने चर्चा देखी। आराध्या का फोरहेड क्यों नहीं दिख रहा, माथा क्यों नहीं दिख रहा, ये चर्चा चल रही है। इसको लेकर ये ट्रोल कर सकते हैं आप, भारतीय वेशभूषा को ट्रोल कर सकते हैं। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से आपने सोशल मीडिया पर ये फोटोज और वीडियोस तो देखे ही होंगे, और उससे 1-2 दिन पहले एनएमएससीसी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस वहां पर गए थे, उनके भी फोटोज और वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दिल्ली मेट्रो के वो जो फोटोज है उस पर हम बात करते हैं। तो दिल्ली मेट्रो में एक लड़की ने क्या कहें उनको, बिकिनी, मिनी स्कर्ट या जो भी उन कपड़ों को कहते होंगे, तो ऐसे विचित्र से कपड़ों में दिल्ली मेट्रो में एक लड़की को देखा गया, और उसके बाद में वो फोटोज और वीडियोज वायरल हो गए। काफ़ी चर्चा हुई, मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हुई, कई सारे लोगों ने इसकी आलोचना की, ज़्यादातर लोगों ने। पर आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग इसके समर्थन में भी उतर आए। वैसे आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं, गलत बात बोल दी मैंने। स्वाभाविक सी बात थी कि आते ही कुछ लोग इसके समर्थन में। तो जो कुछ मैंने मीडिया आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स वगैरह उसके बाद से देखे इस घटना को लेकर, तो उनके अनुसार उस लड़की ने कहा कि मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से हूँ, पारंपरिक कंजर्वेटिव परिवार से हूँ, तो वहाँ पर मेरी जो इच्छा थी वैसे नहीं जीने दिया जाता था, मेरे मन के अनुसार मुझे नहीं जीने दिया जाता था। और इस कारण से एक दिन मैंने निर्णय लिया, एंड हेंस वन डे आई डिसाइडेड आई वुड डू एज आई वांटेड सिंस इट्स माय लाइफ। तो एक दिन मैंने निर्णय लिया कि अब मैं जो चाहूंगी वैसे जीऊंगी, मेरे मन के अनुसार मैं जीऊंगी, क्योंकि इट्स माय लाइफ, ये मेरा जीवन है। और साथ में ही एक मीडिया रिपोर्ट में मैंने ये भी देखा, उस मीडिया हाउस ने ये आरोप लगाया है दिल्ली मेट्रो की बिकिनी गर्ल पर कि उनके मैनेजर ने 1 लाख रुपए की मांग की उस मीडिया हाउस से इंटरव्यू के लिए। तो ये सारी बातें पिछले 4-5 दिनों से मैंने इसके बारे में पढ़ी। अब नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस गए थे, वहाँ पर बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस ने जो कपड़े पहने थे वो कल्चरल तो किसी भी दृष्टि से नहीं थे, और जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार, मेरे अनुसार तो वो अश्लील थे। अब किसी को अश्लील मानना है नहीं मानना है ये उसके ऊपर है, किसी को मुझसे एग्री होने की आवश्यकता नहीं, पर मेरी दृष्टि में वो बहुत बहुत ज़्यादा अश्लील थे। और एक कल्चरल सेंटर का उद्घाटन था, पूरे विश्व से, अलग अलग जगह से कई सारे कलाकार वहाँ पर आए हुए थे, और उनके सामने स्वाभाविक सी बात है हमें हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले कपड़े पहनने चाहिए थे। पर वहाँ पर किसी भी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस, उन्होंने किसी ने भी ऐसे कपड़े पहने हो पारंपरिक या हमारे संस्कृति से जुड़े हुए, ये मैंने तो कम से कम नहीं देखा। पर हाँ, अश्लीलता की हदें पार करने वाले कपड़े मैंने वहाँ अवश्य देखे। इवन श्रद्धा कपूर ने पैठनी जो थी ना, पैठनी को भी उन्होंने एक
बड़ा ही विचित्र सा लुक दे दिया था। अब आप नॉर्मल पैठनी पहने हुए अगर फोटोज आप किसी के देखेंगे तो कितनी सुंदर लगती है पैठनी, जब कोई स्त्री कोई महिला अगर पहनती तो कितनी सुंदर लगती है, पर उसको भी उन्होंने विचित्र सा एक वियर्ड सा लुक दे दिया। तो ये क्यों किया जाता है ऐसे? मतलब आपने देखा होगा ज़्यादातर जो फैशन शोज वगैरह होते हैं बड़ी ही वियर्ड से कपड़े पहने जाते हैं। ऐसे कपड़े नॉर्मल लाइफ में कोई भी पहन नहीं सकता, कोई भी नहीं। पर फिर भी ये आपने देखा होगा क्यों ऐसा किया जाता है? केवल अटेंशन के लिए? क्या कारण है? जितनी मेरी समझ है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है, उसके अनुसार इसके पीछे का मुख्य कारण है कि सोशल नॉर्म्स को तोड़ना। जो सामाजिक आदर्श है, मूल्य है, हाँ, जो परंपरागत रूप से लोगों की जो सोच चली आ रही है, हम उससे अलग करके उन 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 पारंपरिक विचारों की बंधनों की बेड़ियों को हम तोड़ रहे हैं, सोशल नॉर्म्स को हम तोड़ रहे हैं, हम कुछ रिवोल्यूशन ला रहे हैं अलग। हाँ, ये उसके पीछे का मुख्य थॉट प्रोसेस होती है उसके पीछे की। नहीं तो पारंपरिक वेशभूषा, नीता अंबानी जी उस उद्घाटन समारोह में वे भी थे, तो उनके कपड़े आप देख लीजिए कितने सुंदर पारंपरिक वेशभूषा में। ऑलरेडी इतना सुंदर कोई भी व्यक्ति लगता है तो उसमें उसको वियर्ड लुक देने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य, थॉट प्रोसेस यही होती है कि भाई हमें सोशल नॉर्म्स को तोड़ना है। और वैसे भी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उनका सबसे बड़ा शत्रु तो ये पारंपरिक विचारधारा ही है। जो अपने रूट से जुड़े हुए लोग हैं, अपनी परंपराओं से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्हें राष्ट्रवादी भी आप जो भी आप कहिए, राष्ट्रवादी कह लीजिए या ट्रेडिशनल फैमिलीज कह लीजिए, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो जो कुछ भी अपने फिल्मों के माध्यम से अश्लीलता हो, गंदगी हो, या जो भी वो अपने फिल्मों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, उसकी सबसे बड़े आलोचक तो पारंपरिक परिवार ही होते हैं। राष्ट्रवादी लोग ही उसकी सबसे ज़्यादा आलोचना करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है उनका सबसे पहला टारगेट भी वे ही होते हैं। और ये इंडस्ट्री जो भी इनकी मॉडलिंग देख लीजिए, फैशन शोज देख लीजिए, या सेमी न्यूड फोटोशूट्स वगैरह होते रहते हैं, या फिल्मों में भी आप देख लीजिए जो वल्गर डांस नंबर्स होते हैं, आइटम सॉन्ग्स होते हैं, या बेशरम रंग, जो भी ऐसे विचित्र से वाहियात वल्गर सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? क्या आवश्यक है कि इन बातों को नॉर्मलाइज किया जाए, और दूसरा ये हमेशा चलता रहे। हाँ, ये इस प्रकार से वल्गर, अश्लील वगैरह फिल्में, सॉन्ग्स वगैरह बनाते रहे, ताकि बहुत आसानी से दर्शकों को, ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सकता है ना। ये सब वल्गर चीज़ें दिखाकर उसमें मेहनत और बुद्धिमत्ता की तो कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो ये सब चलता रहे साइकिल, इसके लिए अगली जनरेशन्स को तैयार करना होता है, ताकि युवक हो, युवतियाँ हो, उनको ये बातें नॉर्मल लगे और वे इस इंडस्ट्री के लिए ये सब करने के लिए तैयार हो। तो ये इसके पीछे की मुख्य थॉट प्रोसेस मेरे अनुसार है। अब बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की घटना के बारे में। देखिए, मैं एक बात पहले कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी बात इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ वो मैं किसी को स्पेसिफिक टारगेट करके या किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं कह रहा। ओवरऑल इस पूरे विषय पर मेरे जो विचार है वो केवल मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को मुझसे एग्री होने की भी आवश्यकता नहीं है। तो दिल्ली मेट्रो की घटना, देखिए, जब भी मैं ऐसे आजकल के जो युवा हैं, बच्चे हैं, जो अपने आप को बहुत लिबरल, वोक, मॉडर्न वगैरह समझने लग जाते हैं, और जब वो ऐसी बातें कहते हैं ना, जो मैंने आपको शुरुआत में आर्टिकल में से पढ़कर बताई कि भाई मैं कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ, वहाँ पर मेरे मन के अनुसार मुझे नहीं जीने दिया जाता था, इस कारण से एक दिन मैंने निर्णय लिया कि अब मैं अपने मन के अनुसार जीऊँगी और इट्स माई लाइफ वगैरह वगैरह। ये तो आपने बहुत कॉमन सी बात है, आजकल आप कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए, स्टैंड अप कॉमेडीज़ को उठाकर देख लीजिए, या फिल्में उठाकर देख लीजिए, वेब सीरीज़ उठाकर देख लीजिए, हर जगह पर आपको बस इसी प्रकार की माइंडसेट की बातें देखने को मिलेगी। और बड़े बड़े मीडिया हाउस भी बस ऐसी, अगर आप थोड़ा सा कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ बोल देंगे, अपनी कहानी अगर कुछ ऐसा शेयर कर देंगे, कुछ भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया, मैं ट्रेडिशनल फैमिली से हूँ, कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ, मुझे अपने मन के अनुसार नहीं जीने दिया जाता था, बड़ा अन्याय मैंने सहा है, थोड़ा सा पेरेंट्स के नाम से, समाज के नाम से छाती कूट दी जाती है, तो तुरंत ऐसे बच्चों को, बच्चियों को, लड़कों को, लड़कियों को बड़े बड़े मीडिया हाउस तुरंत ऐसे हाथों हाथ उठा लेते हैं और उनकी स्टोरी को, उनकी वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्प्रेड करते हैं। इवन कई बार उनको फिर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बुलाया भी जाता है उनके विचार शेयर करने के लिए। फिर वहाँ पर वही
छाती कूटते हैं समाज के नाम से, पेरेंट्स के नाम से, रीति रिवाजों के नाम से, परंपराओं के नाम से। और अब मैं कैसे खुलकर जी रही हूँ या जी रहा हूँ, अब मैं कैसे एक बहुत लिबरेटेड लाइफ जी वगैरह, जो भी टिपिकल कॉमन सी बातें हैं, ये हो रहा है। पूरा एक इकोसिस्टम इन प्रकार की बातों को प्रमोट करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। और ये जो मैंने लाइन पढ़कर बताई ना, ये तो फिल्मों और वेब सीरीज की बात करें तो भाई हर दूसरी तीसरी फिल्म में, हर वेब सीरीज में आपको यही पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। इन्हीं बातों को प्रमोट किया जा रहा है बार 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 बार। और ये तो दिल्ली मेट्रो में हमने जो देखा वो इस लिबरलिज्म का एक्सट्रीम रूप आपने देखा, पर नॉर्मल एक सामान्य रूप भी आप दैनंदिन जीवन में कहीं ना कहीं पर अपने इर्द गिर्द भी देखते ही होंगे। जो आजकल के बच्चे, पेरेंट्स अगर कुछ उनके हित की बात भी बोल देते हैं, हाँ, उनकी भलाई की बात भी अगर बोल देते हैं, तो भी वो अपने ही पेरेंट्स को, अपने ही परिवार को अपना शत्रु मान बैठते हैं, अपना दुश्मन मान बैठते हैं। क्योंकि फिल्मों के माध्यम से उन्हें यही बताया जाता है कि भाई पेरेंट्स आपके सपने कुचल रहे हैं, आपके, और आपको ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे समाज को, ऐसे बुजुर्गों को लात मारकर एक शहरों की तरफ भागना है, यानी वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ भागना है। और इन बातों को दिमाग में डालने के लिए, मतलब आप जिस समाज में रह रहे हैं, या फिर जो आपका परिवार है, उनको ही बच्चों के सामने विलन के रूप में प्रस्तुत करना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। पर ये जो वामपंथी और लिबरल फिल्म मेकर्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा चतुर होते हैं, इतने चतुर होते हैं कि मतलब इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से कि कोई समझदार व्यक्ति भी, जो अपने रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति को मानता हो, वो भी व्यक्ति अगर ऐसी फिल्मों को देखता है तो उसका भी धीरे 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 वो माइंडसेट, सोचने का तरीका वो बदलने लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको वो प्रोपेगेंडा फिल्म उपेन्ना का उदाहरण दिया था, आपने देखा भी हो, अगर नहीं देखा तो मेरा रिव्यू आप देखना। एक पिता अपनी बेटी को अपने परिवार का सम्मान मानता है, मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान, मेरी बेटी मेरा सम्मान। वो अपने बेटी को अपने परिवार का सम्मान मानता है। अब एक लड़का उसको स्टॉक कर रहा है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है, और फिर उस लड़की को, उस लड़के से प्रेम हो जाता है। फिर वो अपने परिवार को, माता पिता को वगैरह बताए बगैर उसके साथ बोट पर जा रही है, और बोट पर वो फिर शारीरिक संबंध वगैरह बनाना जो भी है। तो इन बातों को बहुत रोमांटिसाइज किया है। और दूसरी तरफ जो पिता है, जो अपनी बेटी की चिंता कर रहा है, उसका जो परिवार है वो बिल्कुल दरिंदे, घिनौने, राक्षस, मॉन्स्टर्स, वो बस मतलब इतना गंदे तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाता है कि कोई सामान्य व्यक्ति उस फिल्म को देखेगा ना, उसको घिन हो जाएगी। परिवार नाम से ही, पेरेंट्स नाम से ही उसको घिन हो जाएगी। केवल यही नहीं, आपने वो पावा कड़ेगल सीरीज तो देखी होगी, उसमें 4 एपिसोड्स है, देख लीजिए उसमें माइंडसेट क्या है। एक कहानी में प्रकाश राज की कहानी दिखाई है। उसकी बेटी ने दूसरी जाति में विवाह कर लिया था, और वो अभी शहर में चली गई है, गांव के लोगों को लात मार के शहर में चली गई है, शहर में रह रही है। और उसके बाद वो गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट। फिर पिता खुद होकर अपनी बेटी को बुलाता है गोद भराई के लिए, मराठी में डोहाड़े जेवण कहते हैं जो, तो उसके लिए वो बुलाता है, पूरा कार्यक्रम वगैरह होता है। और उसके बाद वो पिता जो उसकी बेटी गर्भवती है, पेट में बच्चा है, उस अपनी बेटी को वो विष दे देता है, जहर दे देता है। और उसको वो देखता है, उसकी बेटी तड़प रही है उसके सामने, और वो छटपटा रही है, और वो पिता देख रहा है वो। और ये इसके पीछे कारण क्या है कि भाई बेटी ने दूसरे समाज में विवाह किया, तो मुझे जो समाज के लोग हैं वो ताने मार रहे थे, और उसके कारण मुझे कितना झेलना पड़ा, मेरे परिवार का सम्मान चला गया, और इस कारण से मेरी बेटी को तड़पा तड़पा कर उसने मार दिया। तो अगर कोई बच्चा, कोई युवा वो अगर देख ले, तो उसके मन में समाज नाम से ही चिढ़ हो जाएगी, समाज के नाम से छाती कूटने की मानसिकता उसमें आ ही जाएगी। अगर वो थोड़ा और उसको ये पता नहीं हो कि भाई वामपंथी फिल्म मेकर्स, वो फिल्म मेकर्स का तो मुख्य एजेंडा ये होता है कि आप परिवार के नाम से छाती कूटे, समाज के नाम से छाती कूटे, पेरेंट्स के नाम से छाती कूटे, जो आपका सबसे ज़्यादा हित चाहते हैं, उसके लिए वो कुछ ऐसी सिलेक्टिव घटनाएं उठाकर लेकर के आएंगे। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में से वो ऐसे कुछ उनके एजेंडा को सूट करने जैसी घटनाएं उठाकर लेकर के आएंगे, और उनको ही और ज़्यादा ऐसी बार बार उसी टॉपिक पर वो फिल्में बनाते रहेंगे, ताकि बच्चों को, युवाओं को भड़काया जा सके। सच्चाई अगर हम देखें
बिल्कुल, ऑनर किलिंग वगैरह ये घटनाएँ आपने भी देखी सुनी होंगी, पर उससे हज़ार नहीं, लाख गुना ज़्यादा घटनाएँ ऐसी होती है हर वर्ष, जहाँ पर पेरेंट्स जीते जी ज़िंदा लाश बनकर जीते हैं। कई सारे पेरेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने आँखों से अपने बच्चों का जीवन बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। यही यही फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों ने जो प्यार का झुनझुना बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया है। कई बार पेरेंट्स देखते हैं कि उनके बच्चे गलत रिलेशनशिप में जा रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं जीवन में। हाँ, सपनों के पीछे भागना है, मन की इच्छाओं के पीछे भागना है, इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। इच्छाओं को दबाएँगे तो वो तो बहुत आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा, वो एक साथ उफन कर बाहर आ जाएँगी। इच्छाओं को दबाओ मत, जो मन में आए वो करो, कल किसने देखा है, 4 दिन की ज़िंदगी, ये जो बातें दिमाग में डाली है और बच्चे ऐसी उस बचकानी अवस्था में, और ये सब बातें बाकी फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो है ही भड़काने वाले, रीति रिवाज परंपराएं पेरेंट्स इनके विरुद्ध। तो जब माता पिता अच्छी बातें बोल रहे होते हैं तो उनको वो समझ में नहीं आती और कई बार वो जीवन में गलत निर्णय ले बैठते हैं, बाद में उनको पछताना भी पड़ता है। पर जब आपने जीवन का जो आपका सबसे अमूल्य समय था, आपकी बचपन, आपका युवावस्था, जब आपको अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर, अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए था, तब ये प्यार का झुनझुना या बस सपनों के पीछे भागो, मन की इच्छाओं के पीछे भागो, सेक्सुअल लिबरेशन, वन नाइट स्टैंड, फक बड़ी, सेक्स बड़ी और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने दिमाग में डाल दिया है बच्चों के, और उन्हें लगता है कि हाँ यार, ये कौन होते हैं मुझे दबाने वाले, मैं तो अपने मन के अनुसार जीऊँगा, मेरे मन में जो आए वो मैं करूँगा। मैं इनके ये इन लोगों ने अपनी इच्छाओं को दबाकर इन्होंने क्या कर लिया है, ये कौन है, इन पेरेंट्स ने क्या किया है अपने जीवन में, ये तो दरिंदे होते हैं पेरेंट्स, क्योंकि फिल्मों ने तो यही बताया है। तो वो तो गलत निर्णय, पर वो पेरेंट्स देखते हैं कि उनके बच्चों की जीवन उनके सामने बर्बाद होता है और कई माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं, जीते जी जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं, बोल नहीं पाते किसी से, कि जितने लाड प्यार से अपना सब कुछ देकर उन्होंने बच्चों को बड़ा किया होता है, उनकी त्याग तपस्या, और इतने वर्षों के बाद में जब वो देखते हैं कि सब उनकी आंखों के सामने बिखर जा रहा है, तो हाँ बिल्कुल जीते जी जिंदा लाश बनकर वो जीते हैं। पर राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स कभी ऐसी प्रॉपर टेक्निकली वेल मेड फिल्में ये दिखाते हुए नहीं बना पाएंगे। वैसे राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है, होते होंगे 1-8%, पर उनको भी बस चिल्ला चोट वाली फिल्में बनाने के अलावा और कुछ आता नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल, कुछ 1-2 फिल्म मेकर्स अच्छे हैं, वो बात छोड़ दीजिए, पर ये राष्ट्रवादी फिल्म मेकर जैसी कोई बातें होती नहीं है, और ना ही वो कभी इतनी बढ़िया टेक्निकली वेल मेड फिल्में वो बना पाते हैं। जैसे कि मैंने पावा कड़ेगल का उदाहरण दिया, उपेन्ना का उदाहरण दिया, बाकी तो नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट उठाकर देख लीजिए। कोई विवाहित स्त्री है, पत्नी है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना, और इसी से पूरा कंटेंट उनका भरा पड़ा है, सेक्सुअल लिबरेशन, और बच्चे छाती कूट रहे हैं, और ये इसके अलावा और क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट उठाकर आप देख लीजिए। अब दोस्तों, ये जो मानसिकता होती है छाती कूटने की, पेरेंट्स, समाज, बुजुर्ग इनके नाम से, इसकी अगली स्टेप और भी ज़्यादा भयानक है। जब एक बार बच्चों या युवाओं के मन में ये माइंडसेट बन जाता है ना, छाती कूटने वाला, पेरेंट्स, समाज, रीति रिवाज, परंपरा इनके नाम से, फिर अगली स्टेप ये आती है कि भाई फिर मुझे पैसे कमाने के लिए अगर अपने शरीर को भी बेचना पड़े, या किसी अश्लील फिल्म में काम करना पड़े, या जो मोरली सही नहीं हो, नैतिक रूप से सही नहीं हो, वो करना पड़े, तो क्या प्रॉब्लम है। ये आदर्श, ये मोरल्स, ये नैतिकता, ये तो सब ढकोसला बातें हैं, ये तो फालतू बातें होती है। फिर अगली स्टेज क्या होती है, फिर ग्लैमर के लिए या फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, फिर विचित्र से कपड़े पहनना, अश्लीलता, और भी इसके अगर अगली स्टेज में आप जाएंगे ना, तो फिर अश्लील फिल्मों में काम करना, पॉर्न इंडस्ट्री भी इसी के बेस पर तो चल रही है ना। उनका सबसे मुख्य उद्देश्य तो ये कि बच्चों को पेरेंट्स और समाज के विरुद्ध भड़काना, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं बड़े से बड़े कष्टों में, मुसीबतों में, प्रॉब्लम्स में, वही पेरेंट्स और वही समाज आपके पीछे खड़ा होता है, दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा। पर उनके विरुद्ध वो भड़काते, और फिर वो बच्चे फिर धीरे धीरे पॉर्न इंडस्ट्री हो, या भारत में तो अभी इतना ऑफिशियली लीगली नहीं हो पा रहा, तो कई सारे बी ग्रेड ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहां पर खुलेआम ये वल्गर कंटेंट बन रहा है, खुलेआम। या फिर इसकी और अगली स्टेज अगर आप जाएंगे इस मानसिकता की, तो उसमें ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स भी है, जहां पर कपड़े उतार कर आपको पैसे मिल रहे हैं। तो फिर ये करके भी क्या प्रॉब्लम है। फिर माइंडसेट धीरे 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 आपका वो बदलता जाता है कि भाई फिर अश्लील कपड़े पहनने तो क्या प्रॉब्लम है, बी ग्रेड फिल्मों में काम किया तो क्या प्रॉब्लम है, सेमी पॉर्न में या पॉर्न इंडस्ट्री में काम कर लिया तो क्या काम है, या ओनली फैंस में काम कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है।
एक दो वर्षों तक मैं इसमें काम करूंगी, अच्छे खासे पैसे कमा लूंगी और लाइफ सेटल हो जाएगी मेरी। दूसरे कौन होते हैं मुझे जज करने वाले? मुझे खुशी मिल रही है ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आज वेस्टर्न इंडस्ट्री में हजारों नहीं लाखों 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 बच्चे बच्चियों की यही मानसिकता है। और उस मानसिकता के चलते आज वेस्टर्न कंट्रीज के हालात क्या हो गए आप देख लीजिए। कई बार मैं ये बातें बोलता हूँ, बार बार वो मुझे रिपीट भी नहीं करनी, पर है इतने भयावह हालात वहां पर। और ये जो पॉर्न इंडस्ट्री के जो ऐसे वो ताक में रहते हैं, हाँ, कब कहाँ कौन सी बच्ची बस 18 वर्ष की हो रही है और तुरंत हम उसको ले सके, क्योंकि लीगली वो बालिग हो रही है नहीं, बस तब तक वो चुप रहते हैं, ताक में रहते हैं, बस बालिग हो जाए आ जाओ तुम यहां पर। और भारत में भी सेमी न्यूड फोटोशूट्स, न्यूड फोटोशूट्स वगैरह ये तो कर ही रही है ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और इसके पीछे भी मानसिकता है कि सोशल नॉर्म्स को हमें तोड़ना है समाज, और उनको लगता है कि वो कोई रिवोल्यूशन ला रहे हैं। ये करते समय उनके दिमाग में ये बातें डाली जाती है फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से। पूरा इकोसिस्टम बच्चों के, युवाओं के, युवतियों के दिमाग में बात डालता है कि आप तो कुछ रिवोल्यूशन ला रहे हैं इन रिग्रेसिव लोगों के विरुद्ध, इन फांसीवादी लोगों के विरुद्ध, इन कंजर्वेटिव लोगों के विरुद्ध, इन ऑर्थोडॉक्स लोगों के विरुद्ध। ये तो परंपराएं, रीति रिवाज, कल्चर की बातें करने वाले लोग तो सबसे ज्यादा घिनौने होते हैं, फांसीवादी होते हैं। ये आपके सपनों को कुचल रहे हैं। आपको तो भाई फेम मिल रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है, और बस, और वो मैंने माइंडसेट कहा ना कि एक दो वर्ष काम कर लेंगे तो मेरी तो लाइफ सेटल है। क्या प्रॉब्लम है आपको? फिर ये समाज को, पेरेंट्स को, माता पिता को, इनको क्या प्रॉब्लम है अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो? इस प्रकार से इतना मानसिक और बौद्धिक पतन धीरे 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 फिर होता जाता है। इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि भाई टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स वगैरह जो भी आप कहिए, तो उन पर आप देख लीजिए छोटी छोटी बच्चियां, हाँ, या बच्चे जो भी है, कैसे कपड़े, कितने अश्लीलता, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं मुंह से बोल भी नहीं सकता, अपने गुप्तांगों की उभारों को दिखाकर, वो क्या क्या कैसे कैसे कपड़े वो दिखाकर, वो उन्हें लग रहा है कि वो कुछ लड़ रहे हैं कंजर्वेटिव, रिग्रेसिव लोगों के विरुद्ध। और क्या प्रॉब्लम है अगर हमें पैसे मिल रहे हैं, हमारा ये हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है फिर? और फिर उनकी इस मानसिकता को सपोर्ट करने के लिए पीछे एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा होता है। ऐसे जो कुछ सेमी न्यूड फोटोज या अश्लील रील्स वगैरह ऐसे कुछ कोई अपलोड करता है, कोई इंस्टाग्राम मॉडल हो या कोई ऐसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, उसके नीचे अगर कोई मतलब बेवकूफ़ी से ऐसा कुछ गलत कमेंट कर देता है कोई व्यक्ति, तो तुरंत ये इकोसिस्टम पीछे से आर्टिकल्स लिखने लग जाता है कि फलानी फलानी इंस्टाग्राम मॉडल को किया ट्रोल, फलानी फलानी इंस्टाग्राम मॉडल पर किए भद्दे कमेंट्स लोगों ने। मतलब भारत कैसे कंजर्वेटिव, रिग्रेसिव लोगों वाला देश है और वो इन लोगों के नीचे कैसे गंदी गंदी गालियां या कमेंट्स दे रहे हैं। भाई हाँ, कुछ लोग बेवकूफ़ी से अभद्र भाषा का, गलत भाषा का उपयोग करते हैं, वो गलत ही है। जिसको जो करना है कर, मैं शुरुआत में ही कहा भाई जिसको जो करना है करो, आलोचना भी करनी तो सभ्य भाषा में होनी चाहिए। पर कई लोग बेवकूफ़ी में अभद्र भाषा का, गाली गलौज का उपयोग करते हैं और उसका फायदा फिर ये पीछे बैठा इकोसिस्टम लेता है। तुरंत फिर ये जो ऐसी अश्लील रील्स या इस प्रकार के अश्लील फोटोज़ वगैरह जो अपलोड करते हैं, ऐसे जो क्या कहें इंस्टाग्राम मॉडल्स या इन्फ्लुएंसर्स जो भी कहिए, तुरंत उनको विक्टिम दिखाने वाले और जो रीति रिवाज और परंपराओं की बात करने वाले लोग कैसे घिनौने होते हैं ये दिखाने वाले ऐसे आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। ये बातें किसी से छुपी नहीं है ना, ये तो मैं जो हो रहा है वही बोल रहा हूं। और ये जो मानसिकता है ना कि भाई मैंने एक दो वर्ष थोड़ा सा ओनली फैंस पर अंग प्रदर्शन करके पैसे कमा ली तो क्या हो गया, पॉर्न इंडस्ट्री में काम कर लिया तो क्या हो गया, अश्लील फिल्मों में काम कर लिया तो क्या हो गया, सेमी न्यूड फोटोशूट कर लिया तो क्या हो गया। वेस्टर्न इंडस्ट्री में तो भाई बड़े बड़े ऐसे पब्लिकेशंस है, चाहे वो प्ले बॉय हो या और भी है कुछ ऐसे, मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहे, वो धीरे धीरे भारत में भी पाँव पसार रहे हैं। आप अगर देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो धीरे धीरे भारत में भी पाँव पसार रहे हैं। और उसके पीछे भी यही मानसिकता है। इसी मानसिकता को वो धीरे धीरे बच्चों के अंदर डेवलप कर रहे हैं कि भाई एक दो वर्ष थोड़ा सा हमने ओनली फैंस हो, पॉर्न इंडस्ट्री हो या ऐसे कुछ पब्लिकेशंस के लिए सेमी न्यूड फोटोशूट हो या न्यूड फोटोशूट हो, वो करके थोड़े बहुत हम पैसे कमा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है समाज को, पेरेंट्स को, लोगों को, हमारी तो लाइफ सेट हो रही है। वो भूल जाते हैं कि आप अंदर से अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। आप जब एक अपने मूल्यों पर, अपने आदर्शों पर और अपने एक सच्चरित्रता के साथ में, शालीनता के साथ में जीवन जीते हैं तो ऐसा जीवन आपको अंदर से बल देता है, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि आप सही है। और जब आप कुछ गलत करते हैं या
जो नैतिक रूप से सही नहीं है, तो वो बातें करके कमाया हुआ धन या वो उस माध्यम से मिली हुई प्रसिद्धि वो आपको अंदर से कमज़ोर कर देती है, वो आपको अंदर से बल नहीं देगी। धीरे धीरे फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फिर सुसाइडल थॉट्स, और क्योंकि दिखता है कि जो मेरे जीवन का सबसे अमूल्य ऐसा समय था वो मैंने गलत मार्ग पर लगा दिया। बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होता, फिर कि वो बीता हुआ समय वापस नहीं आता उस समय। इन लिबरल्स ने, वोक्स ने, फिल्म मेकर्स ने भड़का दिया आपको, पर हमारा कर्तव्य है कि हम चीज़ को जो बोलना है बोले। फिल्म मेकर्स, अभिव्यक्ति की आज़ादी है भाई, कुछ भी बोल सकते हैं वो, पर हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को सही मार्ग पर रखें, क्योंकि आज लिया गया गलत निर्णय आगे जाकर उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते ही है। मैंने ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट के रिव्यू में वो पंछी के गर्दन मरोड़ने वाली कहानी बताई थी, देखिए। अब मैं वो यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, जिन्होंने नहीं सुनी प्लीज़ आप हमारा ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट का रिव्यू देखिए, पर वो कहानी यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेगी। कर्म का सिद्धांत कभी भी गलत नहीं होता। आप जो निर्णय आज ले रहे हैं उसके परिणाम भविष्य में भुगतने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, वो कर्म जो निर्णय हमने लिए हैं। हाँ, जो अपने आदर्शों पर, मूल्यों पर चलने वाला जो मार्ग होता है वो शुरुआत में कठिन होता है, पर आगे वो लॉन्ग टर्म में सुख देता है। पर आप अगर क्षणिक सुख के पीछे भागे ना, टेम्पररी सुख के पीछे अगर आप भागे, तो पहले पहले तो मज़ा आएगा, आगे जाकर फिर वो बहुत बड़ी सज़ा देते हैं वो। और ये बात हर जगह पर लागू होती है। जैसे कि खाने की भी अगर बात है, आप संयम से खाते गए तो आप एक दीर्घ आयु जिएंगे, लंबा जीवन आप जिएंगे। पर अगर असंयम से खाते गए, जो मन में आया खाते गए, या संयम नहीं रखा, तो वज़न बढ़ना, शरीर में प्रॉब्लम, बड़ी गंभीर गंभीर बीमारियां वगैरह सब आगे फिर होते जाता है। और फिर जब ऐसे कुछ बड़ी बीमारी लग जाती है तो उसके बाद में फिर एक्सट्रीम डाइट, और उस वो गोरे लोग क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग या जो भी कहते हैं, उपवास बोलने में शर्म आती है ना आजकल के लोगों को, भारतीयों को भी। तो वो बाद में तब जाकर भी संयम ही करना पड़ेगा। डाइट या वो इंटरमिटेंट फास्ट जो भी आप कहते हैं वो क्या है, वो संयम ही है। वहां पर भी आपको अपने मन को, इंद्रियों को आखिर में जाकर संयमित ही करना पड़ेगा। आज भोग वासना के मजे लिए तो आगे जाकर प्रकृति जबरदस्ती आपसे संयम करवाएगी। ये सृष्टि की व्यवस्था ऐसी है। एक तो आप शांति से खुद होकर संयमित जीवन जियो, नहीं तो आज मजे लिए तो प्रकृति फिर डंडे मार कर भी आपसे संयम करवाएगी। ये तो होता ही है। फिर भले ही आप वो मुन्ना भाई MBBS का वो आप कोई सीन देखकर आप बोले कि भाई उसमें जिमी शेरगिल का कैरेक्टर था, वो कहता है कि भाई मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने तो कभी दारू नहीं पी, मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा हो गया। और उसके बाद में फिर मुन्ना भाई का कैरेक्टर उसके लिए वैश्या लेकर के आता है कि भाई मज़े ले ले वो जीवन के आखिर समय में। कुल मिलाकर उस सीन के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि भाई 4 दिन का जीवन है, जो मन में आए वो कर लो, कल किसने देखा है, मौज ले लो, मज़े कर लो वगैरह वगैरह। वो भले ही उस फिल्म में वो एक सीन के माध्यम से बड़ा इमोशनली दिखाया है राजकुमार हिरानी ने, पर ऐसा माइंडसेट, ये ऐसा कुछ एक्सेप्शन दिखाकर आप जीवन के मूलभूत सिद्धांत को गलत सिद्ध नहीं कर सकते। जीवन का मूल है संयम, और जो संयमित जीवन जीता है वही भोग वासना भी भोग सकता है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि भाई संयम के बगैर तो आप भोग भी नहीं भोग सकते। जैसे कि मैंने भोजन करने की बात बताई ना, अगर आप संयमित है, आपकी पचन शक्ति अच्छी है, तो आप खाने का भी आनंद ले पाएंगे। पर अगर बस क्षणिक सुख में आप थोड़े दिन के लिए कुछ 1 आध 2 3 वर्ष के लिए ठूसते गए और उसके बाद में पचन शक्ति खराब हो गई, कोई बड़ी बीमारी लग गई, डायबिटीज़ हो या हार्ट अटैक आ गया कुछ बाद में, तो फिर आगे तो रोना ही रोना है फिर आगे। तो भोग भोगना है तो उसके लिए भी संयम ही आवश्यक होता है। दोस्तों, जाते जाते एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आज एक ऐसा वातावरण बन गया है, केवल हमारे ही देश में नहीं, सभी जगह पर इन लिबरल्स के कारण, वोक्स के कारण, तथाकथित फेमिनिस्टों के कारण, कि आज आप अश्लीलता की आलोचना नहीं कर सकते, अभद्रता की आलोचना नहीं कर सकते, अश्लील कपड़ों की आलोचना नहीं कर सकते, पर भारतीय वेशभूषा की आप खुलकर आलोचना कर सकते हैं। भारतीय पारंपरिक वेशभूषा की आप खुलकर आलोचना कर सकते हैं। 16 श्रृंगार की खुलकर आलोचना कर सकते हैं। तिलक की आलोचना कर सकते हैं। चोटी की आलोचना कर सकते हैं। मंगलसूत्र की आलोचना कर सकते हैं। और फिल्मों के माध्यम से ऐसी पारंपरिक वेशभूषा पहनने वाले कैरेक्टर्स को बार बार विलन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, उनका मजाक उड़ा सकते हैं। पर वेस्टर्न लाइफस्टाइल की, वेस्टर्न कपड़ों की या अश्लीलता की आप आलोचना नहीं कर सकते। इवन इंडस्ट्री में भी ये बात मैंने देखी है।
अब इनके जो ज़्यादातर आप देखा ना, एनएमसीसी के बारे में मैंने शुरुआत में चर्चा की, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, वहाँ पर ज़्यादातर जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ जैसे विचित्र से कपड़े पहन कर आए थे, उसी के अगेंस्ट ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या वे पारंपरिक वेशभूषा में थे, सही मायने में पारंपरिक वेशभूषा में थे। और ज़्यादातर अलग अलग इवेंट्स में भी मैंने ऐश्वर्या बच्चन और उनकी बेटी को पारंपरिक वेशभूषा में ही देखा है। पर मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि ये इकोसिस्टम इस बात का भी मजा, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि पारंपरिक वेशभूषा में कैसे हैं। हाँ, मतलब उनके अनुसार आराध्या को भी बाकी स्टार किड्स की तरह ही हो जाना चाहिए, वे जैसे कपड़े पहनते हैं या जैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, हाँ, वैसा हो जाना चाहिए। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी का हाथ क्यों पकड़ कर रखती हर इवेंट में, ये इस ऐसे कुछ फेसबुक पेजेस पर वगैरह मैंने चर्चा देखी। आराध्या का फोरहेड क्यों नहीं दिख रहा, वो माथा क्यों नहीं दिख रहा, ये चर्चा चल रही है। इसको लेकर ये ट्रोल कर सकते हैं, आप भारतीय वेशभूषा को ट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये बात मैं कोई किसी के समर्थन के लिए नहीं कह रहा, ऐश्वर्या बच्चन के समर्थन के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए ये बातें मैं नहीं कह रहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, पर मैं केवल एक मानसिकता आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई है। मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी बातें मैंने आपको बताई है उस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।